ईमान इत्तेहाद तंजीम के अलमबरदार कायद आज़म को कौम का सलाम। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज के दिन पर खुसूसी पैगाम कहा कि कायद आज़म जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। उन्होंने इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त का पैगाम दिया जो हमारी कौम के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। क्रिसमस का त्यौहार अमन, रवादारी, बर्दाश्त और मोहब्बत का पैगाम देता है। मसीह बरादरी क्रिसमस मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाने में मसरूफ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। गिरजाघरों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सेहत, सलामती, खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। बड़े शहरों में गिरजाघरों और अहम मुकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। भारतीय सरफरस्ती में तमाम दहशतगर्दों की सहूलतकारों और मावनीन से बगैर किसी रियायत निपटा जाएगा। आर्मी चीफ और डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद फोरम ने कहा कि मुसल्लह फौज और आवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की हरगिज़ कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वो ना सिर्फ सियासी हो या कोई भी। फील्ड मार्शल का मुसल्लह फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा कि मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम, इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हुए बाहमी मुशावरत के बाद मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बानी PTI से नए मिसाक़ पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान कर दिया। महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तय किया गया कि पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक नए मिसाक़ का हिस्सा होंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दुनिया बोल है में खुशामदीद। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, यानी कि आज का दिन बहुत ख़ास है और यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का जो आगाज़ है वो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, वो एक अच्छे चाय के कप या फिर कॉफ़ी के कप के साथ। और आज का दिन इस एतबार से, दो एतबार से वैसे तो बहुत ख़ास है। 25 दिसंबर यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यौम पैदाइश आज उनका मनाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी जो उनसे एक इंतहाई मोहब्बत का इजहार अपने अपने अंदाज में करता है, उस एतबार से एक आज का दिन बहुत ख़ास है। और 25 दिसंबर यानी कि जो 1 दिसंबर का त्यौहार है 25 दिसंबर मनाया जाता है, इस एतबार से बहुत आज का दिन जो है वो ख़ास है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं गौहर इशरत। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होगा। वेल, जैसे कि आपने बताया गौहर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराया जा रहा है, जबकि कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली और फूल चढ़ाने की मरकज़ी तकरीब भी मुनक़िद हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत दिलाने के लिए जिस अज़्म, बसीरत और उसूली सियासत की बुनियाद रखी, वो आज भी पाकिस्तान की फ़िक्री समत का तयन करती है। इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त का पैगाम आज के सियासी, माशी, समाजी चैलेंजेस में पहले से ज़्यादा अहम नज़र आता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो मजहबी रवादारी, हम आहंगी की अलामत है। यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, जहाँ हर शहरी को मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल रहे थे। और इस तमाम तर सूरत हाल पे आज हमारे पास जो स्टूडियोज़ में गेस्ट बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ खान तारीख़ दान है, हिस्टोरियन है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और वेलकम टू दी शो। और कायद आज़म की हम जब भी बात करते हैं, एक अलग ही मोहब्बत और एक अलग ही वलवला होता है उस दौरान, लेकिन उनकी लीडरशिप की हमेशा बात की जाती है। ज़रा आगाज़ करना चाहेंगे उनके बचपन से कि किस तरह से उनका बचपन गुजरा और फिर
उनकी लीडरशिप, जिस तरह से वो एक अलमबरदार थे, मसावात के और एक इक्वालिटी की हमेशा बात करते थे। बचपन में किस तरह के थे हमारे कायद और फिर आगे उनका सफ़र किस तरह रहा? बचपन जो है, जैसे आपको पता है कि कराची में उनका गुज़रा और आज भी उनका घर वहाँ पे खारादर के पास है, जहाँ पे वो कायद-ए-आज़म और वज़ीर मेंशन के नाम से मशहूर है। वो वहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है उनका, और वहीं की गलियों में उन्होंने अपना जो है बचपन गुजारा, और वहीं से करीब में ही उनकी दरसगाह है जहाँ से उन्होंने अर्ली तालीम हासिल की। और वो सिंध मदरसतुल इस्लाम, जो कि अब उस वक्त स्कूल था, फिर कॉलेज हुआ, अब वो यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन वो उसी कैंपस के अंदर वहीं पे है। और मुझे इत्तेफाक हुआ, बल्कि मैं लोगों को बता भी दूं कि यहाँ पे जो सिंध आर्काइव्स बनी हुई है जी। सिंध आर्काइव्स में वो ओरिजिनल रजिस्टर रखा हुआ है, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म का बचपन में एज ए स्टूडेंट इंदराज उनके वालिद मोहतरम ने करवाया था। ओके। नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली और वो सब चीज़ें, और उनका नाम और उस पर साइन हुआ है, हाथ का लिखा हुआ ओरिजिनल रजिस्टर जो है जी रिटन फॉर्म में प्रॉपर रखा हुआ। तो वो मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे हम गए थे किसी रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे उनका बचपन गुजरा, बहुत ही जिसे कहते हैं कि वो एक शार्प स्टूडेंट थे, और एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसे शरारती टाइप, उस टाइप के नहीं, लेकिन अपने काम से काम। और हमारी यहाँ तो आज बचपन की एज ही कहलाती है। 16-17 साल की उम्र के अंदर वो इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, और वहाँ से बैरिस्ट्री कर आए। आज तो 16 साल के बच्चे को आप कुछ इस तरह की बात सोचें तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। और उनकी एक्चुअली बचपन में ही शादी, 16-17 साल की उम्र में ही उनकी वालदा ने उनकी एक शादी करा दी थी। जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, उनकी वाइफ यहीं थी, वो चले गए इंग्लैंड, लेकिन यह है कि वो सरवाइव नहीं की वो वाइफ। जो ज़माने में आपको मालूम है, आज से 100 साल पहले जल्दी बीमारियों के अंदर इंसान मुब्तला होके, और छोटी छोटी बीमारियां जो थी वो जानलेवा हो जाती थी, जो आजकल हमारे लिए बहुत ही मामूली सी बात है। तो फिर वो जब वहाँ से आए तो फिर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि अब ज़रा आऊँ उनका करियर एंड देन द पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक छोटी सी लोगों की क्लैरिटी के लिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि पैदाइश जो है वो वज़ीर मेंशन नहीं, झिरक की है उनकी। वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये क्या है जी, मामला? झिरक का है मामला। झिरक के अंदर उनका घर भी है, अवेलेबल है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो वो है, मतलब एविडेंस सजेस्ट करता है वो झिरक का ही है पैदाइश के हवाले से, लेकिन रिहाइश उनकी यहाँ पे रिहाइश है। देखिए, जहन में रखें कि वो आप ये समझें कि कराची उस वक्त डेवलप होना शुरू हुआ था। अब ये बात हो रही है 1876। यस। अब सिंध पे अंग्रेज़ों ने जो कैप्चर किया है वो किया 1843। अब 1843 और 76 का मतलब है 30 साल। यस। 30-33 साल। और जैसे ही कराची उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, कराची वॉज अ लिटिल टाउन, बहुत छोटा सा टाउन था। लियारी का जो टाउन है, खारादर, मीठादर, वो छोटा सा किलानुमा शहर था, जिसकी आबादी अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड के साथ 10,000। तो बताना मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने कराची को और सिंध के जो साहिली इलाके हैं इंक्लूडिंग कराची, इन जगहों को आबाद करने के लिए और बढ़ाने के लिए लोगों को इनवाइट किया कि आप यहाँ आएँ, कारोबार करें, यहाँ रहें। उनके अंदर बहुत बड़े तादाद में गुजराती कम्युनिटी आई है, और कायद-ए-आज़म भी गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो यहाँ पे आए, पारसी आए, जो कि पारसी भी क्योंकि गुजराती ही बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान कराची के जो अर्ली बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब आज भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेस्ट स्कूल मामा पारसी और BVS है, तो वो पारसी ही ट्रेडिशन है। डॉक्टर मुइज़ इस हवाले से भी जानना चाहते हैं कि हमेशा से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक रोब व दबदबा था, हमेशा से वो वाज़े रहा, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग थी। एक सूट बूट, सर पे हैट और हाथ में सिगार, तो उसकी ज़रा मंजरकशी कीजिए। लेकिन कायद-ए-आज़म, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही यंग एज में, टीन एज के अंदर ही इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, और मगरबी माशरे ने और मगरबी सकाफ़त ने और मगरबी पहनावे ने और वो बोल चाल ने, उस फ़लसफ़े ने, उस तालीम ने उनके पर बहुत गहरा असर डाला, और उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया। अब ये जहन में रखें कि ये बात हो रही है आज से तकरीबन 130 साल पहले की, जबकि वो 1890s में और 1900s के स्टार्ट में वो वहीं हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और वो सब मामला तो उनका वहाँ चल रहा है।
और हिंदुस्तान के माशरे से जहाँ से गए थे, यहाँ पे उस वक़्त इतनी तालीम और इतनी यूनिवर्सिटीज़ और इतना वो डेवलपमेंट नहीं थी कंपैरेटिवली। तो जब यहाँ से आप जाते हैं वहाँ पे नई जगह पे, तो आपको नज़र आता है कि भाई ये बहुत ही कोई डिफरेंट जगह है, फिर आदमी ज़ाहिर है अडॉप्ट करता है उसको। तो उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, और वो जो एक अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिशमैन जेंटलमैन वाला जो एक तसव्वुर आपके जहन में आता है, कायदे आज़म ने अपने आप को उसमें ढाला। और वो जो उनका अटायर है जो आप बात कर रही हैं कि वो हैट लगा के और सिगार और 3 पीस सूट, और यहाँ पे उन्होंने वो एक पॉकेट वॉच रखते थे और हाथ में छड़ी, वो एक उनका स्टाइल एक डेवलप हुआ और वो उन्होंने ज़िंदगी भर अपना कायम रखा। जूते भी बेहतरीन वो पहनते थे, हर मतलब उनका अगर आप देखें तो ऐसा लगता था जैसे कोई अभी बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक उनकी अपीयरेंस होती थी, बिल्कुल जैसे कैसे मॉडल वाली लुक होती थी। जवानी से ही वो अपने इस आप को उस तरह से उन्होंने ढाल लिया था। और उसका ज़ाहिर एक असर भी होता है, क्योंकि इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेरी वेल, तो लोग भी आपको एक सीरियस देखते हैं कि भाई आपके पहनावा ऐसे, तो यू आर अ सीरियस पर्सन। आपको उसके और कायदे आज़म जो थे बड़ी यंग एज, मतलब 20s और 30s की एज में वो बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने सियासत शुरू कर दी थी। और 1906 तकरीबन उस वक़्त 29-30 साल की उनकी उम्र थी। और वो उन्होंने जो है जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे, उनके साथ उन्होंने दादा भाई नेहरू जी, उनके वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने। और दादा भाई नेहरू जी वो आदमी है कि जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पहला हिंदुस्तानी थे जो इलेक्ट हुआ। तो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उनके साथ वो अटैच हुए, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। 1906 में दिसंबर में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का इजलास था, उसके वो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। तो उनकी स्पीचेस मेंटेन करना, उनके बारे में ये सब चीज़ें वो सब कायदे आज़म ने उस वक़्त देखा। और वो 1910 के अंदर पहली दफ़ा बॉम्बे से इलेक्ट भी हो गए थे, वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर बन गए थे। तो फ्रॉम द वेरी यंग एज, मतलब ही वाज वेरी अवेयर ऑफ हिज गोल्स कि उन्होंने करना क्या है, कैसे करना है। और उन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही, मैं आपको वाक़या बताऊँ तो पहली मीटिंग के अंदर ही वाइसरॉय से उनका इख्तलाफ हुआ। उन्होंने ठीक ठाक वाइसरॉय को अच्छी खासी बातें जो हैं उन्होंने मतलब तमीज़ के दायरे के अंदर कहीं। और उनका इशू जो था वो साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज़ हुकूमत साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के साथ जो बदसलूकी कर रही है, उसके पर उन्होंने इंडिया में आवाज़ उठाई। कि भाई हम भी यहाँ पे कॉलोनी है, वो भी यहाँ पे कॉलोनी है, यू आर नॉट ट्रीटिंग कॉलोनियल्स एज अ राइट वे। वाइसरॉय ने बाकायदा उनको नाराज़गी का इजहार किया कि आई मस्ट टेल यू दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द हिज मैजेस्टी द किंग, और आप अपने अल्फाज का चुनाव सही रखें। कायदा तो उनके जवाब ने बोला कि मुझे पता है मैं किंग के बारे में बात करूँ, इसीलिए मैंने सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए, वरना तो इससे ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करने। मतलब इस तरह की अर्ली 30s के अंदर वाइसरॉय ऑफ इंग्लैंड को, जबकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये एक बड़ा उनका जेस्चर था। और वो बड़े इस तरह से हवाले से बड़े सख्त आदमी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब जिक्र कर ही दिया है, हम अब उस एरा में हैं जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट? क्या हुआ, वो कौन सा साल था कि जब कायदे आज़म ने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, यूनिटी की आड़ में कुछ और काम करवाया जा रहा है? देखें, यूनिटी का जो ख्वाब था वो कायदे आज़म का था। और कायदे आज़म ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी से लड़ के नहीं रह सकती। और यही वजह थी कि जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तो मुस्लिम लीग का वो हिस्सा नहीं बने, मुस्लिम लीग का वो हिस्सा बने 1913 में। और उन्होंने कांग्रेस से ही सियासत शुरू की थी, आगाज़ किया था। और 1913 में जब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के साइमल्टेनियसली मेंबर है। 1920 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कायदे आज़म एक बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड और क्लियर हेडेड आदमी थे। उनको पता था कि वो क्या सोच रहे हैं। वो एक अलग बात है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है, और उनके हिसाब से उनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन बड़ी क्लियर होती थी। वो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और उसमें 1919 के अंदर एक रॉलेट एक्ट आया था मार्च में, जिसके बाद सारा जो झगड़ा शुरू हुआ और जलियांवाला बाग हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में बस ये था कि ना वकील ना दलील, ये स्लोगन था उस ज़माने में उसके प्रोटेस्ट का। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये ज़ालिमाना कानून है और हम इसको नहीं मानते। मेजॉरिटी से पास होगा। कायदे आज़म ने बोला कि आई कैन नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ दिस असेंबली।
उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब इतनी बड़ी बात है कि हम यहाँ पे आज की जो सियासत है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम कायदे आज़म हमारे रोल मॉडल हैं, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर इस्तीफे दिया करते थे। या कुर्सी नहीं छूटती। यहाँ पे तो बस बयान बहुत आते हैं और फिर वो पीछे पे लड़ जाते हैं, लेकिन एक बताने की बात है कि जो लोग कहते हैं कि जी हमारे रोल मॉडल कायदे आज़म है, तो ये ज़रा देखिए उनकी ज़िंदगी में। फिर 1920 में जब खिलाफत तहरीक चल रही थी, तो खिलाफत तहरीक के मोंडस ऑपरेंडाई वो जिस तरह से चल रही थी, उसके ऊपर कायदे आज़म के बड़े ज़बरदस्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और 1920 के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी जो थे वो भी खिलाफत मूवमेंट के हिस्सा बन गए थे। तो एक जलसा था जिसके अंदर ये तय हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी, जिसके अंदर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, हमारे लोग जो हैं वो ड्यूटीज़ पे नहीं जाएंगे, इस और वकील अदालतें में नहीं जाएंगे, जजेस नहीं जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो कायदे आज़म ने इस पर एतराज़ किया कि भाई इस तरह से तो हमारा अपना नुकसान होगा। आपको नहीं पता कि खिलाफत तहरीक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चले, तो अगर 2 साल चलती है तो 2 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, किस तरह से मुश्किल हो जाएगी, हमारा अपना नुकसान है उसके अंदर। खैर वो जब वो अप्रूव हो गई कि नहीं यही होगा काउंटर ऑपरेशन, तो कायदे आज़म ने फिर वहाँ से अपने आप को अलग किया कि भाई मैं अब इस तहरीक का मजीद हिस्सा नहीं ले सकता, और कांग्रेस से भी उन्होंने कांग्रेस से भी रिज़ाइन कर दी। तो ये कायदे आज़म की जो बड़े क्लियर हेडेड आदमी होते थे, वो भले दुनिया एक तरफ वो अपने हिसाब से वो कहते थे कि भाई मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि बिल्कुल यूनिटी से अलग कब हुए, इसके बाद भी वो ऐसा नहीं कि अलग हुए। दिल्ली प्रपोजल आए मार्च में, कांग्रेस पार्टी ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगला कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। पिछला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1920 से पहले, जो बना था 1919 में बना था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, तो उसके बाद आना था अगला 10 साल के बाद, यानी कि 29 में। तो अंग्रेज़ों ने अपना काम शुरू किया, साइमन कमीशन अनाउंस किया, कांग्रेस ने अपना काम शुरू किया कि हम इंडियन लोग आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं ताकि हमारी मशावरत हो और अंग्रेज़ जो है ना फिर हम अपनी बात मनवा सके, पहले हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। तो कांग्रेस सबको बुलाया, मुस्लिम लीग से उन्होंने एक दरख्वास्त की कि देखें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसके अलावा कोई सलूशन दें आप हमें, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस समझती थी कि वो अनडेमोक्रेटिक है, तो आप उसके अलावा कोई सलूशन दें तो हम आपकी बात पर गौर करेंगे। तो उसके नतीजे में दिल्ली प्रपोजल मार्च 1927 में कायदे आज़म ने मिल के मशावरत से उसको बनाया। उसमें 4 पॉइंट्स हैं। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हटा के उसकी जगह उन्होंने 33% या 1/3 रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मांगी। तो उसके ऊपर फिर बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको करते हैं। उनको 4 पॉइंट से मान लिए थे, ये वाला पॉइंट कांग्रेस ने फिर भी नहीं माना। फिर 1928 आ जाता है। 1928 के अंदर नेहरू वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग भी आती है, जिना भी आते हैं, कमेटी बनती है, कमेटी के अंदर 2 मुसलमान लोग भी आ जाते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट की जब शाया होती है अगस्त 1928 में, तो जिन्ना साहब इसके ऊपर कहते हैं कि भाई ये तो आपने बहुत गलत काम किया, 4-5 महीने इतना सारा कुछ लगा के और ये आपने बनाए, ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के 2 मेंबर्स ने रिज़ाइन किया। एक थे शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी का एक और तारुफ ये है कि वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दामाद भी थे। उन्होंने रिज़ाइन किया, कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा इसके ऊपर, आखिरी उसके ऊपर। और एक और आदमी था प्रधान, जो कि शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटी होता है जो अनटचेबल कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि हमारे भी फेवर में नहीं है। तो मुसलमानों के फेवर में नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। कायदे आज़म ने उसके अंदर 3 अमेंडमेंट्स दी, उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद फिर कायदे आज़म ने 1928 में, जो आपने कहा ना कब अलग हुए, 1928 में कायदे आज़म ने ये जुमला कोट किया जाता है उनके नाम से कि उन्होंने अपने दोस्त को बताया, शायद जमशेद नसरवान जी थे, उनको बताया कि भाई अब जो है मुझे नहीं लगता कि हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले मिल के चल सके मज़ीद आगे। और उन्होंने कहा कि अब हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। और वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो जुमला है वो है दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज, अब हमारे रास्ते पार्टिंग ऑफ द वेज, ये जुमला इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया 1928 में उन्होंने बोला। और यही हुआ 1928 से लेकर 1947 अगले 20 साल तक कभी भी इन दोनों का कोई मुआहदा नहीं हो सका, जबकि इन्होंने लखनऊ पैक भी किया है, इन्होंने खिलाफत तहरीक भी साथ चलाई है, नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी साथ। डॉक्टर साहब वही बात है कि बातें फिर बहुत लंबी हैं और जो हमारे कायद हैं
उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए यकीनी तौर पे वो कम है, और इस पे मज़ीद जो डिस्कशन है वो भी करते रहेंगे। लेकिन आज का खुसूसी दिन, और फैसल मेरे ख्याल से आप भी कहीं गए हैं और कुछ खुसूसी यादें हम नाज़रीन को दिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर मेंशन जैसे कि डिस्कशन में बात भी हुई, उस हवाले से हम इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इट वाज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपकी जो बातें वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आपको ले चलते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनकी जो यौम पैदाइश है, उस हवाले से उनकी जाए पैदाइश जो कि वज़ीर मेंशन, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यादें हैं, आपको दिखाते हैं। मिल्लत का पासबां मोहम्मद अली जिन्ना आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है, और यौम पैदाइश पे हमने सोचा कि क्यों ना अपने देखने वालों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाए पैदाइश, यानी कि कराची का जो मसरूफ़ इलाका है खारादर, और खारादर में उनकी जो जाए पैदाइश है, जो उनका आबाई घर है वज़ीर मेंशन, वहाँ ले जाया जाए और वहाँ की सैर कराई जाए। ये जो घर आप देख रहे हैं वज़ीर मेंशन, ये जो है 1860 और 1870 के बीच में ये घर बना था, और क्योंकि उस वक्त कराची का जो वेदर था, जो हार्श वेदर था, उससे इस घर की दरो दीवार को महफूज रखने के लिए इसका जो काम था वो येलो लाइमस्टोन से किया गया था। इस घर को वज़ीर मेंशन क्यों कहते हैं? इलाके के जो लोग हैं वो क्या जज्बात रखते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, और इस घर के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बचपन से लेके जवानी, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक की क्या क्या यादें मौजूद हैं। आइए मेरे साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश, उनका आबाई घर वज़ीर मेंशन की सैर कर रहे हैं। तो हम अंदर विज़िट करने जा रहे हैं, और हमारे साथ जो ऑफिस इंचार्ज हैं मुनीर हुसैन ख्याल से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है फैसल भाई? आप ये हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, आपको अंदर लेके चलते हैं और कायद आज़म की जो जाए पैदाइश है वज़ीर मेंशन, उसकी सैर कराते हैं। तो हम दाखिल हुए हैं, और दाखिल होते ही मेरे दाएं हाथ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइकॉनिक तस्वीर है अखबार पढ़ते हुए, और बाएं हाथ पे एक और आइकॉनिक तस्वीर है नेल्सन मंडेला, इनकलाब और जहद मुसलसल का दूसरा नाम। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि दोनों जो लीडरान हैं, एक जिसने बर्र सग़ीर की तारीख़ बदल के रख दी, और दूसरा जिसने नस्ल परस्ती अपार्थीड के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, दोनों की तस्वीरें आमने सामने लगी हुई हैं। क्या ही ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। मुनीर साहब कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हैं। मुनीर साहब, ये हम दाखिल होते ही ये क्या कमरा है? जिस इमारत में आप खड़े हैं, ये इमारत 1860 में तामीर हुई, 1816 में, और ये अली वज़ीर पूना वाले की प्रॉपर्टी थी, और इसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया अली वज़ीर के नाम से, क्योंकि लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी थी इसकी यहाँ पे। और जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी पार्क की है उस स्ट्रीट को न्यू नेहाम रोड कहा जाता है, न्यू नेहाम रोड। और ये 1840 में यहाँ स्टील मार्केट हुआ करती थी, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी गुजरात से बिलोंग करते थे। जब वो यहाँ आए तो उनको ये एरिया बहुत ज़्यादा सूट करता था, तो उन्होंने ये बिल्डिंग 1870 में रेंट पर ली, ग्राउंड +2। और ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये उनका स्टोर रूम हुआ करता था। अब ये जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हीं में कायद आज़म जब छोटे थे तो भागा करते थे, दौड़ा करते थे, इन्हीं गलियों में खेला कूदा करते थे। और यहाँ पे एक करीब स्कूल था मिशन, जिसमें कायद आज़म ने बेसिक एजुकेशन अपनी हासिल की, और साथ ही सिंध मदरसातुल इल्म में 4 to 6 स्टैंडर्ड तक। तो उन्होंने मैट्रिक जो है वो 16 साल की एज में यहाँ पर। ख्याल साहब, ये आप हमें कहाँ लेकर आए? ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना पूजा जी का ये मीटिंग रूम था जब इस इमारत में थे। आइए मैं आपको ज़रा स्नैप्स के करीब आइएगा तो आपकी यादगार कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स, कुछ हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं हिस्ट्री में। और ये जो एक ताजिर है, इन्होंने 2 लाख अशरफियाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को डोनेट की थी। पाकिस्तान की नीड थी उस वक्त, जब पाकिस्तान बना था तो हमें बहुत ज़रूरत थी। और ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये जब स्टूडेंट्स के लिए थे, पूरे पाकिस्तान में कायद आज़म ने प्रोग्राम्स किए थे उसके लिए। ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कोयटा की है। अच्छा, ये गवर्नर जनरल की उनकी तस्वीर है जब रॉयल फोर्स थी,
ब्रिटिश, ये रॉयल के उसमें लोग हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये फर्स्ट गवर्नर जनरल की ये वो चेयर है जिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम बैठे थे 1947 में, और ये 1947 से 1948 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही, इसे कैबिनेट को चेयर किया करते थे। और ये जो आपको पियानो टाइप टेबल नज़र आ रहा है, स्टडी टेबल, आइए, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टडी टेबल है, और इस चेयर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठ कर लेट नाइट स्टडी किया करते थे। और ये लॉ से रिलेटेड बुक है, ये बिफोर 200 ईयर ओल्ड है, 150 ईयर ओल्ड है, 100 ईयर ओल्ड है। आइए मैं आपको उनको वो रूम दिखाता हूँ जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रिहाइश थी और वो पैदा हुए थे, वो आपको रूम की ज़ियारत कराता हूँ। आइए फैसल भाई, ये वो रूम है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब छोटा बाबा था तो अपनी मम्मा के साथ इस बेड पर थे। फर्नीचर के बारे में बताता चलूँ कि ये बिफोर 168 ईयर ओल्ड है, और ये जो कारपेट है ये भी 168 ईयर ओल्ड। ये तो एक छोटा सा म्यूज़ियम। ये सबसे पहले तो फैसल भाई आप ज़ियारत करें कुरान पाक की, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में था, तो आप इसकी ज़ियारत कीजिएगा। और ये साथ में एक क्लॉक टावर है, ये मारवाड़ी मुस्लिम मारवाड़ी जमात खाना था इंडिया का, और सलबट्टा जो आज पाकिस्तान में भी है इसका जमात खाना। जब उनकी शादी हुई तो ये जो फर्नीचर है उनके जहेज़ का है, तो इनकी शादी हुई थी 1918 में। ये देखें इनकी शेरवानी है, मैंने अभी अब बताया था कि MAJ लिखते हैं, ये देखें क्या लिखा हुआ है। ये चूड़ीदार पजामा देखें आप, डोरेदार कुर्ता देखें, ये भी पेरिस से बन गया है फैसल भाई। अच्छा, आपने तस्वीरों में तो देखा होगा पाइप स्मोकिंग, जी ओरिजिनल देख लें, ये है वो। और ये कछुए की हड्डी का चश्मा है, बोन टाइटल्स, यस। अब ये देख लें, एक आंख का चश्मा है, एश ट्रे है, पित्तल की दवात, कलम दवात, ये कलम के लिए है। ये पासनामा जो उस वो दौर में चीज़ें आती थी वो करते थे, ये पीतल का कलमदान के यानी कलम जो रखने के लिए था। अब इसमें देखें, ये चांदी का ताला है, चांदी की चाबी। ये बंगाल ऑयल मिल वालों ने 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इफ्तिताह के मौके पे एज ए सुविनर दिया गया, और ये उनका पसंदीदा रेडियो। और ये जो यूनिक चीज़ हमारे पास है, ये पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जितने लीडरान थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात की, और ये 1906 में लॉन्च की, 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये चांदी का बैच कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया, ये हमारे पास महफूज है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये उनका लेटर हेड एनुल ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो बहुत ही समझें कि मैं उस दौर में आप तो मुझे ले गए हैं ख्याल साहब। और जहाँ पे देखें सिर्फ जो उनके कपड़े हैं, सिर्फ वहाँ पे उनके इनिशियल्स या बैग पे इनिशियल्स नहीं है MAJ मोहम्मद अली जिन्ना, जो लेटर हेड है वो उस पर भी उनका मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लेटर हेड है। और इसमें जो एड्रेस है वो आप देखें, माउंट प्लेजेंट रोड, मालाबार हिल, बॉम्बे। तो आपने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश, वज़ीर मेंशन, वहाँ पे क्या क्या नवाज़रात मौजूद हैं। लोग आज के दिन की मुनासबत से यहाँ पे विज़िट भी करने आते हैं। तो ऐसे ही दो अशख़ास हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत दूर से वो यहाँ आए हैं, मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ आके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बचपन से लेके लड़कपन जवानी तक यहाँ के अयाम गुजरे, कैसा लग रहा है यहाँ? यार बहुत अजीब फीलिंग्स है ना, हम अपनी खुशी को नहीं कर सकते ना, बयान कर सकते। यहाँ कि हम, क्योंकि मैं कराची फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और चूँकि यहाँ पे फ़र्स्ट विज़िट है ना कराची में, जब हम आए तो हमने मज़ार क़ायद का विज़िट किया, और फिर वो दूसरा विज़िट जो है हम इधर आ गए ना। और इतनी चीज़ें देख के ना कसम से ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है ना, बहुत खुशी हो रही है। हम सब पाकिस्तानियों को हमारे लीडर से, बाबा कौम से मोहब्बत करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए ताकि बहुत और लोग आके ना इधर देख ले कि बाबा कौम की ज़िंदगी किस तरह थी, उसकी जो चीज़ें देखेंगे ना, तो जब ये हाईलाइट होंगे तो लोग इधर विज़िट करेंगे बाबा, चूँकि यहाँ एजुकेटेड लोग भी आएंगे, अनपढ़ लोग भी आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि यार कायदे आज़म ने हमारे लिए कितने वो मेहनत की है, उन्होंने किस स्ट्रगल से गुजर के ना हमारे लिए हमारा मुल्क जो है उन्होंने आज़ाद कराया है। सर आपका नाम? ज़ियाउल्लाह मेरा नाम है। मैं तो काम करता हूँ, ऐसा दिहाड़ी करता हूँ। बहरहाल बहुत से लोग हैं जो अक्सर कायदे आज़म को इसके मालूम नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार कायदे आज़म ने क्या किया। कायदे आज़म ने बहुत कुछ किया है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ किया है। और मेरा तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपने लीडर का एहतराम करें, अपने लीडर को फॉलो करें। हर कौम का एक लीडर होते हैं, हमारे पाकिस्तानियों का लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। बस सबको ये पैगाम देता हूँ।
इमारत और तारीख़ी नवादरात जो कि अपने नाज़रीन को भी हमने दिखाए बैठे बिठाए। फैसल ने वैसे तो सैर करवा दी है, फैसल ने खुद भी वहाँ पे, क्या उनके जज्बात रहे हैं फैसल? बहुत, ये देखिए इसकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी रही है गौर के, यहाँ जो पहले लोग जाते थे तो यहाँ का जो इलाका था ना फुली पेवर्ड नहीं था। एक चीज़ अच्छी है कि मुजस्मा लगाया है, बाहर रोड जो है वो पेवर कर दिए, खारादर का ये इलाका है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात हो कि यहाँ पे दीगर जो आसपास के इलाके हैं उनको भी इसी तरह से रिस्टोर कर दिया जाए। बाबा कौम का ये जाए पैदाइश है, यहाँ उनका बचपन गुजरा है, यहाँ से लेके सिंध मदरसतुल इस्लाम तक का जो पूरा इलाका है, अगर उसको भी इसी तरीके से बेहतरीन बना दिया जाए, बड़ा अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन ही हो सकती है। वेल, इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और आज का दिन अगेन बड़ा स्पेशल है। तो काइद की हमारे बर्थडे है, साथ साथ क्रिसमस की तैयारियां और क्रिसमस की भरपूर अंदाज में इस वक्त हमारे जो मसीह बहन भाई हैं वो मना रहे हैं। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीह बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। गिरजाघरों की बात करें तो खुसूसी दुआया तकरीबात के इनेकात, इबादत, चर्च और सर्विसेज का एहतमाम किया गया, जबकि घरों बाज़ारों को रोशनियों से सजा दिया गया है। क्रिसमस मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देता है और पाकिस्तान में ये दिन बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियतों के एहतराम की खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आता है। कराची से लेके लाहौर और लाहौर से लेके पेशावर तक लोग जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ आपने बात की हमारे मसीह बहन भाई जो है वो उसको मजहबी तरीक़े से अपनाते हैं और उसको मनाते हैं, वहीं पे हमारे दीगर जो बरादरियाँ हैं वो आप देख रहे हैं। लाहौर के ये मनाजिर आप देख रहे हैं, लिबर्टी पे जो है क्रिसमस ट्री, फिर कराची में भी इसी तरीके से जो है वो सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। सो ऑल इन ऑल, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ इलाकों में और जो गिरजाघर है वहाँ पे तो सर्विसेज हैं ही। बाय द वे क्रिसमस ईव जो है इट वॉज लास्ट नाइट, वो तो हो चुका है। अब लोग अब बेदार होंगे और अपनी दीगर जो है वो तकरीबात करेंगे। तो क्रिसमस का त्यौहार जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हमने बात की, लेट्स टेक यू स्ट्रेट टू लंदन, और वहाँ पे बरतानिया में भी क्रिसमस के मौके पे क्या इस वक्त रौनकें हैं। आम तातील तो है ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और मसीह बरादरी मुख्तलिफ चर्चेस में दुआए तकरीबात की शिरकत की बात करेंगे। अपने नुमाइंदे लंदन से हमारे नुमाइंदे चौधरी तब्रेज़, उनसे हम जान लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। चौधरी तब्रेज़ ज़रा बताइएगा। तो ऑब्वियसली ठिठुरती सर्दी है, लेकिन इस सर्दी को भी जो है वो क्रिसमस का जज्बा जो है थोड़ा मान कर देता है। लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह लंदन में भी मसीह बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मना रही है। अगर लंदन की बात करें तो यहाँ मौसम सर्द है, लेकिन लोगों का जो वलवला और जज्बा है वो गर्म है, सर्द नहीं है। लोग आज चर्च का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर दुआया तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्रिसमस के हवाले से जो क्रिसमस डिनर है उसके लिए अपने प्यारों के घरों में जा रहे हैं और जो गिफ्ट हैं उनका तबादला कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज बरतानिया भर में आम तातील है और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। और अगर मैं आपको बिलखसूस लंदन की बात बताऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। खास करके शॉपिंग के हवाले से मुख्तलिफ स्टोर्स ने यहाँ क्रिसमस के मौका पर खसूसी रियायत दी थी ताकि लोग अपने प्यारों के साथ क्रिसमस का त्यौहार बड़े अच्छे अंदाज में मना सकें। तो आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ मौसम सर्द है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो ट्री सजाए गए थे, मुख्तलिफ दावतें की गई थी और जो क्रिसमस ईव है उसको लोग मुख्तलिफ घरों में गए और वहाँ पर उन्होंने क्रिसमस ईव को एंजॉय किया। और आज लोग जो है मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ घरों में जा रहे हैं, अपने प्यारों से मिल रहे हैं और ये वो त्यौहार होता है जिसका मतलब और मकसद। बिल्कुल ठीक है चौधरी तब्रेज़, आप इस हवाले से हमें लंदन से आगाह कर रहे थे। और पाकिस्तान के बाद फिर बात करें तो अक़लियतों के लिए एक महफूज और पुरअमन मुल्क। यहाँ अक़लियतों को रंग, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर किसी इम्तियाज़ का सामना नहीं, बल्कि उन्हें मसावी शहरी हकूक़ भी हासिल हैं। और इसी बात का मज़हर अक़लियती बरादरी के अफराद सियासत, तालीम, सेहत, ब्यूरोक्रेसी और दीगर कौमी शोबों में
फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मसावी शहरियत के उसूल आज भी पाकिस्तान की रियासती सोच का हिस्सा हैं, जबकि हुकूमती अक़लियतों और उनकी फ़लाह बहबूद, माली मावनत, मसाइल के हल के लिए मुसलसल इक़दामात जारी हैं। क्रिसमस का दिन पाकिस्तान में मजहबी रवादारी, एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया है। इस तमाम तर सूरताल पे एंथोनी नबी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। क्रिसमस का त्यौहार है, मोहब्बत, दरसगाहों पर उम्मीद के पैगामात हैं, माशरे के लिए नहायत अहम इक़दार हैं। आप क्या समझते हैं, समाजी हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब और सरगर्मियों में क्रिसमस क्या किरदार अदा कर सकता है? बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये हमेशा जो है माशरे के लिए उसमें बेहतरी लाने के लिए बुनियादी किरदार है। मजहबी हम आहंगी और यगानगत और बर्दाश्त, और क्रिसमस का भी असल पैगाम भी यही है कि ईसा इब्न मरियम की विलादत जो इस दुनिया में आए उनका बुनियादी मकसद ही एक दूसरे को कबूल करना, अमन और प्यार मोहब्बत का पैगाम है। और जब हम त्योहारों को मज़हब के पैराए से जब बाहर निकाल के उसकी सेलिब्रेशन करते हैं तो उससे मजहबी हम आहंगी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है। हम सब मिलकर कतई नज़र इससे कि कोई किस मज़हब का फॉलोअर है, लेकिन ईसा इब्न मरियम की विलादत के त्यौहार को सब एक जज्बे के तहत, खुशी के तहत मना रहे हैं। और जब खुशियाँ हम मिल के मनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो माशरे में बेहतर करने की पोजीशन में होते हैं। और एंथनी नवीद साहब, सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो मसीह बरादरी का किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फैसल चौधरी से लेके जस्टिस कॉर्नेलियस और आप जो कि पहले डिप्टी स्पीकर हैं माइनॉरिटी से, क्रिसमस के मौके पर सिंध असम्बली और सूबाई हुकूमत ने मसीह बरादरी के लिए क्या खुसूसी इंतजामात किए हैं, और मजहबी तकरीबात और अवामी इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए? देखिए, ये दो किस्म के पहलू हैं। एक तो बुनियादी तौर पर यह है कि वो तमाम मसीही ख़ानदान जिनके माली वसाइल कम है उनको इस काबिल करना कि वो भी अपने बच्चों के साथ इन खुशियों में शरीक हो सकें, उसके लिए हुकूमत सिंध का एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है जिसके मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट तमाम अक़लियतों के त्योहारों पर, चाहे दिवाली हो, होली हो, नौरोज़ हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो, उन तमाम ख़ानदानों को जो माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं उनकी माली मदद करती है। और इस क्रिसमस के मौका पर भी एक कसीर तादाद में मसीही ख़ानदान जो माशी तौर पर जिनको चैलेंजेस का सामना है उनकी माली मदद की गई है। और इसके साथ साथ जो तकरीबात होती हैं, क्योंकि ये तकरीबात 1 दिसंबर से शुरू हो जाती हैं पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मजहबी तकरीबात हैं या जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनके हुकूमत सिंध जो है वो पूरे सूबे में फुल प्रूफ ना सिर्फ सिक्योरिटी देती है, बल्कि जो खुसूसी इबादत 24 दिसंबर की शाम से लेकर 25 दिसंबर की सुबह तक जारी रहते हैं, हर डिवीज़न की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और हर टाउन में ना सिर्फ सिविक सर्विसेज का ख्याल रखा गया है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए स्पेशल मीटिंग्स की गई हैं जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के मजहबी क़यादत और उनके जो नोटेबल्स के साथ मिलकर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिस तरीके से वो अपनी इबादत परफॉर्म करना चाहते हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुहैया किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तो इंतज़ामात यकीनी तौर पे हैं, लेकिन अक़लियतों के मजहबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का विजन क्या है? क्रिसमस के दौरान ये कैसे अमली शक्ल इख्तियार करता है? और आप भी सिंध असम्बली में पहले डिप्टी स्पीकर बने, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान में मजहबी रवादारी के हवाले से, और अक़लियतों को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? देखिए, मैं इस बुनियादी सवाल से इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मैं बात का दाई हूँ और इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आज 78 साल के बाद भी जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो तादाद में कम है या जिनको आइन में अक़लियत का एक टाइटल दिया गया है, उनको तहफ़्फ़ुज़ का कोई मसला नहीं है। और हमें इस तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है आप उनको कमज़ोरी के ज़ुमरे में लेके जाते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप हमसे कमतर हैं, आप हमसे कमज़ोर हैं, इसलिए हमें तहफ़्फ़ुज़ आपको मुहैया करना पड़ेगा। तो जो आइन में कमिटमेंट और गारंटीज़ मौजूद हैं कायदे-आज़म की 11 अगस्त सन 1947 की तकरीर के मुताबिक, तो इस मुल्क में जो चैलेंजेस हैं मजहबी अक़लियतों को,
उन चैलेंजेस को आइन की रोशनी में जो है वो उसको एड्रेस करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ से शराकत का जो सफ़र होगा उसमें कितनी आप खूबसूरती देखेंगे और तरक्की देखेंगे। तो मेरी इस क्रिसमस के मौका पर भी अपने उन तमाम लोगों से जो मुख्तलिफ़ फ़ेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ से उनका ताल्लुक़ है वो अमली सियासत में हिस्सा लें, रियासती अमूर में हिस्सा लें, और रियासती इदारों और सियासी पार्टियों से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आइन में मौजूद जो कमिटमेंट्स हैं उस पर अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा नवीद साहब, आज के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं जी जो दोनों हमारे लिए एक खुशी के दिन है, क्रिसमस तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ईसा इब्न मरियम की विलादत का दिन है, और बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म की भी विलादत का दिन है। तो हमें इस मौके पर दोनों पैगामात को याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से ईसा इब्न मरियम का सबसे बड़ा जो एक मैसेज है हकूक़ुल इबाद के लिए, कि उन्होंने फरमाया था कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानिद प्यार कर, जिस तरह तू अपनी जान के लिए सोचता है अपने पड़ोसी के लिए भी सोच, जो बात का सबसे बड़ा मैसेज है। और कायद आज़म ने भी हमेशा जो फ़ेथ बेस्ड कम्युनिटीज़, जो मिनॉरिटीज़ के लिए 11 अगस्त को जो तकरीर में उनको इस वतन में एक बतौर शहरी जो एक हैसियत दिलवाने ठीक का। है, बहुत शुक्रिया नवीद एंथनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। और अब ज़रा सियासी मैदान में क्या कुछ हलचल हो रही है। बड़ी हैपनिंग है वैसे तो आज के दिन में, लेकिन सियासी मैदान में भी कुछ ज़्यादा हलचल अब तेज़ हो गई है। डेडलॉक तोड़ने की कोशिशें एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी हैं, जहां हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आमादगी ज़ाहिर की है, जबकि PTI ने वाज़ेह तौर पर इस पेशकश को हमेशा की तरह मुस्तरद कर दिया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये भी कहना है कि अगर मुज़ाकरात पार्लियामान आइन की बालादस्ती, शफाफ इंतख़ाबात और इंसानी हुकूक़ के गिर्द हो तो बातचीत के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद के मुताबिक सियासी माशी बहरान से निकलने के लिए एक नए कौमी मिसाक की ज़रूरत है। बानी PTI की दस्तखत लेने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई उठाने को तैयार हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने वज़ीर आज़म की पेशकश को दोगलापन करार दिया है और वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत हुकूमत के साथ शामिल मुज़ाकरात में नहीं होगी। ताहम हुकूमत अगर संजीदा है तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बात कर सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक सूरत हाल इस अमर की अक्कास है कि एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद मुकालमे की राह खुली रखना चाहते हैं, दूसरी जानिब PTI मज़ामत की सियासत पर कायम है। अगर हुकूमत सिर्फ एक फरीक से मुज़ाकरात तक महदूद रही तो डेडलॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना मुश्किल होगा, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत ही किसी पायदार सियासी हल की ज़मानत बन सकती है। ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर। आज के दिन की मुनासबत से हम आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम सबके अजीम रहनुमा की 149वीं जो है वो यौम पैदाइश भी है। अच्छा, अब ज़रा हम सियासत की बात कर लें महमूद साहब। एक तरफ मुज़ाकरात हुकूमत अब बार बार ये कह रही है, ठीक है, अगर नहीं करने होते तो आप साफ कह देते कि जनाब लीडर जेल में, नहीं करते मुज़ाकरात। हुकूमत बार बार पेशकश कर रही है, और दूसरी तरफ से ये कहना कि नहीं हमसे ना करें, हमारी बनाई एक अलग ऑपोजिशन है उससे बात कर लें। ये कुतुक समझ में आती है इस बात की कोई? इसमें नहीं। देखिए, ये बेसिकली अपने स्टेटमेंट्स को फेस सेविंग देना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने कायद की बहन अलीमा खान साहिबा की जो स्टेटमेंट है उसको फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 95% लोग PTI के मुफाहमत चाहते हैं। मेरी मतलब इस वक्त जो क़यादत में बैठे हैं PTI के, उनसे भी बातें हो रही हैं, वो सब जो है मुफाहमत चाहते हैं। अब उसकी वजह कि अब ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो स्टेटमेंट दे चुकी हैं, हालांकि मेरे समझ में नहीं पड़ता कि इस वक्त PTI को लीड कौन कर रहा है। देखिए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो मुफाहमत की बात कर रहे थे। महमूद खान अचकज़ई जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया है वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब वो मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं और मुफाहमत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। अब जो है अलीमा खान साहब और एक टोला जो है वो कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाहमत करेंगे।
तो ये जो है उनको फेस सेविंग के लिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनसे बात करें। तो उसकी वजह ये है कि देखें, मुफाहमत के अलावा कोई दो रास्ते और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। आप ये देखें ना, जंगें होती हैं उसके बाद भी जो है बैठ के टेबल पे ही होता है। 3 साल इन्होंने मुज़ाहमत की सियासत करके देख चुके हैं। 3 साल में मजीद पार्टी को भी नुकसान हुआ है, वर्कर्स को भी नुकसान हुआ है, जो लीडर्स हैं उनको भी नुकसान हुआ है, और जो है अवाम को और कौम को भी नुकसान हुआ है, माशी नुकसान। इसकी वजह के जो भी थोड़ा दिन, 1-2 दिन भी अगर अनस्टेबल होता है तो इससे अरबों रुपए का जो है मुल्क की मईशत को नुकसान। बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, मईशत को तो नुकसान पहुंचता है ही, लेकिन अगर उनकी हमशीरा की बात करें, देखें वज़ीर आज़म की जानिब से तो खुले दिल से कहा गया है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, ब्लैकमेलिंग के अलावा अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो, लेकिन उनकी हमशीरा बज़िद हैं कि जी मुज़ाहमत होगी, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मुफ़ाहमत की बात नहीं करना चाहते। तो पार्टी को फिर लीड कौन कर रहा है और ये मामला आगे किस तरह चलेंगे फिर? देखिए, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने कल भी रात टीवी शो में पूछा कि खुदारा ये जवाब दें कि पार्टी को लीड कौन कर रहा है। अगर 3 लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इससे तो वाज़े हो रहा है कि पार्टी इस वक्त कोई भी लीड नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं ना, हमशीरा कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है कुछ कह रहे हैं, और महमूद साहब अचकजई साहब वो कुछ कह रहे हैं। महमूद अचकजई साहब जो है, महमूद खान अचकजई साहब एक बहुत कदावर सियासतदान है, वो तक कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। अब ये जो इनकी हमशीरा कह रही है, तो ये तो कहीं से अब जस्टिफाई तो हो नहीं रहा। या तो वो हमशीरा को चेयरमैन बना दें, जो कि वो बनाना नहीं चाह रहे हैं, देखे ना, वरना तो खान साहब जो है हमशीरा को चेयरमैन बना देते। उन्होंने हमशीरा को चेयरमैन नहीं बनाया, चले चेयरमैन नहीं बनाया। जो पावर महमूद खान अचकजई साहब को दिए हुए थे वो हमशीरा को दे देते, वो भी नहीं दिया। तो ये तो देखें, जो कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाहमत करेंगे और वायलेंस की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ये नुकसान उठाएंगे और मैं कहूँगा अवाम और वर्कर्स को भी नुकसान में डालेंगे। वैसे महमूद साहब, एक चीज़ जो हम बार बार तस्करा कर रहे हैं उनकी हमशीरा का, अब यू बीन इन द पार्टी और आप सबको पता है कि एक स्टैंड ऑफ पॉइंट जो बताया गया पूरी कौम को कि हम इसलिए अलग हैं दूसरों से क्योंकि हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मौरूसियत वहाँ पेनिट्रेट कर रही है ना, बिकॉज देखिए साफ सी बात है, महमूद मौलवी साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अचकजई साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, असद कैसर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सियासतदानों से सियासी मामलात होते हैं, सियासतदानों से बात होती है, लेकिन अलीमा खान का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? असद कैसर कोई बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर कोई बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि चलिए जी शायद बर्फ पिघलने वाली है, पीछे से एक तुंदो तेज बयान आता है, कुछ नहीं होगा। किस पे भरोसा करें फिर? देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, जो मैं जितना थोड़ा अरसा मतलब हुकूमत में भी हम रहे, आप यकीन करें, बुला के लोगों से पूछ लें इनसे, जिस वक्त हुकूमत में थे इनकी बहन का कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं था हुकूमत के अंदर, बिल्कुल ही हुकूमत से आउट थी। अगर जो थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस था हुकूमत के दौर में वो इनकी बेगम साहिबा का था, खान साहब की, इनका तो कोई मतलब रोल ही नहीं था। और उससे पहले सियासत में भी मैं आपको बता दूं, पुराने लोग मुझसे बहुत ज़्यादा, इमरान इस्माइल साहब और बहुत से लोग और पुराने, वो कहेंगे बिल्कुल ही इनका रोल नहीं रहा है। अच्छा, अब रोल नहीं रहा, ये एक लंबे अरसे से सबको नज़र भी आ रहा है, लेकिन महमूद मौलवी साहब, अब ये कहा जा रहा है, ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो 99% या एक मेजॉरिटी है पीटीआई में, वो चाहती है कि जी मुफाहमत की तरफ अब निकला जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों से बात हुई है जो पीटीआई में इस वक्त बरसरे इख्तिदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, केपीके के लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 3 साल हमने मुज़ाहमत करके देख ली, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं वो। और हकीकत में देखें, 3 साल हो गए ये मुज़ाहमत करते करते, और सिवाय जो है अनरेस्ट के और कुछ भी हासिल नहीं कर सके। अच्छा, तो फिर महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है
ये मामला कोई हल होगा, कोई मुज़ाकरात होंगे, एक चीज़, और अगर नहीं होंगे तो इसको रबड़ की तरह खींचने के पीछे क्या अवामिल कार फरमाएं? डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू पुट माय वर्ड्स इन समवन एल्स माउथ, बट बादी नज़र में तो मामला ऐसे लगता है ना भाई, मुझे अगर महमूद मौलवी साहब से कहा कोई इशू है, मैं बोलूँगा आइए बैठिए बात कीजिए, आप अपनी दो बातें सुनाइए, मैं अपनी दो बातें करता हूँ, और एहतराम से इख्तलाफ पे इत्तफाक करके फिर उड़ जाते हैं। इसके पीछे मकसद क्या है सारा इसको बार बार इतना लंबा खींचने का? देखिए, इसके पीछे 2-3 मकसद है। एक तो वो लोग जो बाहर बैठे हैं और जो अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, उन्होंने जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया वाले, उनकी तो दुकानें लगी हुई हैं। दूसरा वो लोग हैं जो इस खान साहब के अंदर रहने से और मुज़ाहमत की सियासत होने से उनका सियासी जो है कद बेहतर होने की कोशिश हो रही है। जो मैं देख रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि जो मुज़ाहमत की बातें और ऐसे स्टेटमेंट देता है, तो वो बेस टेक्निकली अपने आप को इस वक्त जो वो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है बाहर से, उसके अंदर बड़े हाईलाइट होता है कि वाह वाह होती है कि देखें जी ये जो है बिल्कुल तैयार है। हालांकि रियलिटी में ट्राई भी करके देख चुके हैं। आवाम जो है, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आवाम अनरेस्ट नहीं चाहती। आवाम जो है, देखिए ना, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल के अगेंस्ट, जो अपने सोशल मीडियाज़ पे, आप मुझे देखिए आज आवाम जो है फील्ड मार्शल की क्या हैसियत है। आज फील्ड मार्शल साहब को दुनिया तस्लीम करती है। अमेरिका जो है कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल। सऊदी अरेबिया देख लें, पूरा पर्शियन गल्फ देख लें, आप देखें कहाँ से कहाँ तक आज क्या उनकी इज्जत है। आप ये देखें ना, और हमारा मकाम जो है पाकिस्तान का, आज पाकिस्तानी जाते हैं बड़े फ़ख्र से, जो है लोग उनको अब बात करते हैं उनसे। मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं सऊदी अरेबिया में, आप उम्रा में जाएं, आप दुबई में जाके देखें, आप कहीं भी पर्शियन गल्फ में चले आए, यूरोप में चले आए, लोग जो है बड़ी इज्जत से बात करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हमने जो वो इंडिया के अगेंस्ट में, आप ये देखें जो टैरिफ इंडिया का कम नहीं हो रहा है। आज हमारे एक्सपोर्ट्स के चीज़ें जो हैं वो जो है इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में स्टोर्स पे आ चुके हैं। पाकिस्तान में सालों से अंडा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, आज अंडा, पाकिस्तानी अंडे जो हैं यूएई जा रहे हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली महमूद मौलवी साहब, ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी अगर रहेगी तो मामला बेहतर होंगे। लेट्स सी, देखते हैं मुज़ाकरात होते नहीं। बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। तो जनाब, अभी आखिरी जो हिस्सा था इस गुफ्तगू का, उसमें कुछ मईशत की बात की, तो चलिए मईशत की ही अब बात को कंटिन्यू करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान एक आम माशी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और मईशत बतदरीज कर्ज और खपत पर मबनी मॉडल से निकलकर अब बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो फरमाते हैं, उनकी कुछ चीदा नुकात अगर मैं आपके सामने रख दूँ, वो कहते हैं कि महंगाई में नुमाया कमी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, मालियाती नज़्म ज़ब्त ने सरमाकारों का एतमाद बहाल किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जी करंट अकाउंट सरप्लस भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। रियलिटी चेक क्या है डॉक्टर खाकान साहब, आप बताइए। ये रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिहेव कर रही है टिपिकली जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब वो आईएमएफ की एंगेजमेंट में आ जाती हैं। इसका आसान मतलब ये है कि आईएमएफ एक आईसीयू का डॉक्टर है। आज से 28-30 माह पहले आप आईएमएफ के एक एंगेजमेंट में गए, फिर दूसरी एंगेजमेंट में गए। उस आईसीयू के डॉक्टर ने आपकी इकोनॉमी को फ्रॉम दी ऑपरेशन टेबल पर लाने में मदद की है। कहाँ से? फ्रॉम दी आईसीयू। तो आपकी इकोनॉमी जो है उसने स्लो होकर, यानी कि ग्रोथ स्लो करके, डिमांड को तोड़ के, इंपोर्ट को कंट्रोल करके, करंट अकाउंट को संभाला, प्लस आपकी रेमिटेंसेस कुछ बेहतर हुई, कुछ स्ट्रक्चर्स बेहतर हुए, मालियाती खसारा विद हेवी बाउट ऑफ टैक्सेशन संभाला। जो आपका एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर को संभालने के लिए आपको प्राइसिंग चेंजेस करना पड़े, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके एक टिपिकल आईएमएफ एंगेजमेंट किसी भी मुल्क की आईसीयू के वार्ड से निकालकर आपको ऑपरेशन टेबल पे ले आती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने टिपिकली बिहेव किया है जैसे कि करना चाहिए। डिमांड को रिस्ट्रेंट करके पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको संभाला आया। बहुत से आपके दीगर ममालिक ने मदद की, आपके $14 अरब रीरोल हो गए तो आपको पे नहीं करने पड़े।
आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी, ये जो आपके सामने है, अफरात-ए-ज़र इसलिए भी कम हुई कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $60 से नीचे चली गई है। ये एक बहुत बड़ा आंसर है। प्लस इकोनॉमी स्लो हुई, लोगों ने कम गाड़ियां खरीदी, गाड़ियों की कीमतें कम हुई। ये एक ओवरऑल सिनारियो है। इस मैक्रो स्टेबिलिटी ने आपको एक वक्त दिया है, एक स्पेस दी है कि आप अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर लीजिए। आज भी अगर पहले 5 माह की एक्सपोर्ट देखें तो दे आर लेस देन द लास्ट 5 मंथ्स जो पिछले साल की थी। तो आपको अभी भी ये जाहिर होता है कि जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो अभी भी ठीक होने वाले हैं, जिसका मतलब एनर्जी एफिशिएंसी, डीरेगुलेशन, जो पूरा कॉलोनियल सेटअप है ऑफ रनिंग दी कंट्री, उसकी तब्दीली, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नो हाउ, ये सब अभी भी ठीक होने वाले हैं। आई थिंक दैट्स वेयर द डॉक्टर कंट्री खाकानी जी, सर फंडामेंटल ऑब्वियसली अभी भी उन पे काम किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं आईएमएफ ने जो इकोनॉमिक टूल यूज़ किए, अभी आईएमएफ की बात आपने भी की, तो जो इकोनॉमिक टूल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए आईएमएफ की जानिब से और फिर अथॉरिटी ने उसको जिस तरह से अथॉरिटीज़ ने फॉलो किया है, तो फिर ये जो आज रिज़ल्ट हम देख रहे हैं फिर उसी का नतीजा है, महंगाई एक सिंगल डिजिट पर आ गई और ओवरऑल सिचुएशन। बिल्कुल मनोवन फॉलो किया है पाकिस्तान ने द प्रिस्क्रिप्शन व्हिच इज टू क्रिएट एक, जिसे कहते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी। इट्स अ हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है इसकी एक हाई प्राइस दी है मुल्क ने, इसमें जिसको आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट स्लो हुई, जिसमें आपने ये भी देखा कि एक टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ी, इनकम्स पे बढ़ी, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर उसके अलावा शायद पाकिस्तान के पास आईसीयू से निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं था। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी यही कहता है। डज दैट मीन कि हम इस स्टेबिलिटी को अब किस तरह इस्तेमाल करें, ये भी हम पे है, विच मीन्स के आईएमएफ के साथ थोड़ा सा रीनिगोशिएट करें ऑन दी खदोखाल जो प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक टीम में ऐसी प्रोफेशनलिज्म लाएं जो कि ये निगोशिएशन की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हों और कल का जो बड़ा अहम दिन था पीआईए के हवाले से उस पर हम बात ना करें? मैं चाहूँगा कि उस पर भी योर 2 सेंट्स प्लीज़। कुछ लोग ये राय रख रहे हैं कि चलिए अच्छा हुआ, अरबों का लॉसेस जो है वो अब हुकूमत के खाते में नहीं जाएगा। कुछ लोग ये राय रख रहे हैं कि भैया इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन की पीआईए आपने सिर्फ 135 अरब में बेच दी और बेच के हुकूमत के पल्ले आया 10 अरब। 52-54 तब आएगा जब आगे के 25% भी बिक जाएंगे। तो इस सारे सौदे को कैसे देखते हैं आप? और जो आईएमएफ की बात हो रही थी, ये उसकी भी एक शर्त थी टू मेक द वाइट एलिफेंट्स आउट ऑफ द रूम। सो कैसे देखते हैं सारे मामले को? लिखी थी फाइनेंस डिवीजन में ही पड़ी हुई है, उसमें ये कहा था कि इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं है कि एसओजी से जान छुड़ाई जाए। हर साल वो किताब छपती है और हम छापते रहे और यही कहते रहे, there is no other option, you don't have the capacity in the जो सिस्टम है कि वो मतलब पॉलिसी साजी अच्छी कर सके, तो अदारे चलाना तो एक बहुत ही मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन है। सो ऑल इन ऑल बेचने के अलावा कोई चारा आपके पास नहीं था, बिकॉज जो एयरलाइन 30 से 40 अरब का नुकसान कर रही हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग ना हो सके, जिसमें आप अच्छे लोग एससीईओज ना अपॉइंट कर सकें, बोर्ड ना बना सके, तो आपके पास क्या चारा था? सो दैट्स वन थिंग। हैविंग सेड दैट, एक हाईली इंसेंटिवाइज्ड स्ट्रक्चर में बेचना पड़ी है पीआईए, इसलिए कि जो पूरा निज़ाम है उसको ठीक करने के लिए आपको, मतलब ये बात सही है, आपने 92.5% ये कहा कि जो ऑफ द टोटल प्राइस है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा कंपनी में। कोताही फिर कहाँ देख रहे हैं? बिकॉज बिजनेस और प्राइवेट बिजनेसमैन जब कुछ बाई करते हैं ऑब्वियसली वो नुकसान में तो कभी भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये किस तरह से फिर ये मैकेनिज्म आगे बढ़ने वाला है? ये मैकेनिज्म इस तरह से आगे बढ़ेगा कि ये बहुत अच्छा है कि ट्रांजैक्शन हो गई। असल स्टोरी तो अब लिखने वाली है कि इतना री इन्वेस्ट करने की इजाज़त, प्लस जीएसटी माफ ऑन दी एयरक्राफ्ट्स एंड पार्ट्स, फिर डबल टैक्सेशन से छुटकारा, बहुत सी लाइबिलिटीज 650-700 अरब की स्टेट को उठाना पड़ी। ये है वो सब कुछ करना पड़ा जो इंसेंटिवाइज करता है कि एक क्लीन पीआईए, एक बैड पीआईए थी, एक गुड पीआईए थी। बैड पीआईए स्टेट के पास आपके और बाकी लोगों के टैक्स के पैसे से पे होगी, जो गुड पीआईए है वो प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई है, अच्छा ग्रुप है, अच्छे कंसोर्शियम है, वो उसको चलाएंगे, पैसे भी डालेंगे, प्लस बहुत उसको जिसे कहेंगे ऑपरेशनल रीथिंक करना पड़ेगा। पर पीआईए के एडवांटेज भी बहुत हैं। 12 मिलियन की तो आपके पास डायस्पोरा है जिसने पाकिस्तान आना है, हज उम्रा की बहुत बड़ी फ्लाइट्स हैं, लोकल एक 25 करोड़ अवाम है
एक बडिंग यूथ है, उन्होंने भी ट्रैवल करना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड एडवांटेज आल्सो। फिर एक ब्रांड नेम पीआईए एस्टैब्लिश्ड है, 30 जहाज हैं, चलते 18 हैं, सबसे बढ़ के 170 लैंडिंग राइट्स हैं। लेट मी रिपीट दैट। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एयरलाइन को बिल्ड किया जा सकता है। आज की तारीख में 78 कंट्री राइट्स हैं और कई जगह चूंकि 2-2 राइट्स हैं, सो 170 लैंडिंग राइट्स हैं, 97 एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है। इट्स अ ब्यूटीफुल business to take forward, but airline is a cyclical business, it's a difficult business, so hopefully और लैंडिंग राइट्स जब आप बात करते हैं तो ये कोई कि अबूजा में नहीं है ये लैंडिंग राइट्स, न्यूयॉर्क है ये, बॉस्टन है ये, लंदन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त रूट्स हैं। नाउ द थिंग इज़ कि बहुत से लोग अब इसमें ये भी राय रख रहे हैं कि हमने अभी ये जो एक्विजिशन की है, ये एक्विजिशन की है, ये जस्ट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसको ना मज़ीद डेंटिंग पेंटिंग इसकी ठीक ठाक करके इसको दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो है ऑफ़र दी जाएगी। डू यू थिंक ये वाली चीज़ भी कोई होगी टेबल पे, या 135 अरब में से उतने दोबारा री इन्वेस्ट करके, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना इसको खड़ा करते करते। लेकिन 2 से 5 साल तो लग जाएंगे उसको खड़ा करने में, बट एन इंटरनेशनल पार्टी कैन जॉइन, आई मीन दैट्स पॉसिबल। जिनके पास अभी शेयर हैं 25% और आने हैं। अभी फौजी फर्टिलाइजर ने ज्वाइन किया है वो कंसोर्शियम, लेट्स सी कि वो ओरिजिनल में ही हिस्सा डालते हैं या जो नए शेयर आते हैं उसमें हिस्सेदार बनते हैं। तो एक पार्टी ने तो अभी ज्वाइन कर लिया है, आप इस तरह सोचिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एक तरह से मसल भी रखता है, फाइनेंशियल भी, अदरवाइज भी, सो दैट्स गुड। उसके साथ साथ अगर कोई छोटी सेकंड थर्ड ईयर एयरलाइंस जो बहुत सी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, वो ऐड कर देते हैं तो उससे कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। ये सारी ग्रोथ जो है वो देखने में आ सकती है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग शो। अपने नाज़रीन के साथ मजीद भी स्टोरीज और चटपटी बातें मजीद करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।